हाय फ्रेंड एनआईटीएन अजय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को जो कि कल का पेपर है, ग्लास टेक्नोलॉजी फर्स्ट का जो पेपर है कल, ग्लास एंड सिरेमिक इंजीनियर के जीसी थर्ड ईयर वालों का जो भी ब्रांच का पेपर है, ग्लास टेक्नोलॉजी फर्स्ट। तो इसको सॉल्व कराने से पहले जैसे कि आप लोगों को डेली हम बताते हैं, 2019 से लगभग रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। 2000 हम 2019 के पेपर को इशू क्यों सॉल्व करा रहे हैं, क्योंकि हमने सेकेंड ईयर वालों को भी पेपर सॉल्व कराया था। तो लगभग 60 to 70% क्या है कि इसी 2019 के पेपर को हो रिपीट क्वेश्चंस कर रहा है, रिपीट बार बार उसी 2019 वाले पेपर से ही पूछ रहा है। तो इसलिए हम 2019 के पेपर को सॉल्व करा रहे हैं। हर हर सब्जेक्ट का हम 2019 के ही पेपर को सॉल्व करा रहे हैं। इसको सॉल्व कराने का मेन उद्देश्य यही है कि ये इससे ही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं बार बार। 2019 में जो क्वेश्चंस आए थे वो 2023 में भी पूछ रहा है क्वेश्चन, तो इसलिए हम 2019 के पेपर को ही सॉल्व करा रहे हैं हर सब्जेक्ट के। तो आज हम सॉल्व कराएंगे जीटी फर्स्ट का। तो जीटी फर्स्ट जो है, ग्लास टेक्नोलॉजी फर्स्ट है। इस ग्लास पे हमने बहुत सारी वीडियो बना रखा है, बहुत सारी, कोई ऐसा टॉपिक नहीं बचा है जिस पे हमने वीडियो ना बनाई हो। तो जिस जिस टॉपिक पे यदि हमने पहले से वीडियो बना रखी है तो मैं उस वीडियो को बोल दूंगा कि आप वहां पर जाके चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर वो ऑलरेडी वीडियो बनी पड़ी हुई है। तो ज़्यादा टाइम ना, आपकी वीडियो भी ज़्यादा लेंदी ना हो, ज़्यादा बड़ी ना हो। तो ये जो जो भी हमने पहले से वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, पहले से हमने वीडियो बना कर अपने चैनल पर डाल रखा है, तो उसको मैं जहाँ पर भी ऐसा कोई टॉपिक आएगा, कोई क्वेश्चन आएगा, तो मैं बोल दूंगा और वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, डिस्कस द डिफरेंशिएट बिटवीन आईएसआई मेथड एंड आईएसटीएम मेथड टू डिटरमाइन द केमिकल ड्यूरेबिलिटी ऑफ ग्लास। यानी ग्लास के केमिकल ड्यूरेबिलिटी को चेक करने के लिए दो विधियां हैं, एक इंडियन स्टैंडर्ड है, एक अमेरिकन स्टैंडर्ड। आईएसआई मतलब इंडियन स्टैंडर्ड, और ये आपका है एसटीएम मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड टेस्टिंग मेथड। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है। तो ये दो इंस्टीट्यूट हैं जो टेस्टिंग को उसको मेजर करते हैं आईएस प्रणाली से। ठीक है, तो इसके द्वारा हम किसी भी ग्लास की ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या होता है आप समझ जाइए। ड्यूरेबिलिटी ड्यूरेबिलिटी मतलब है कितने समय तक वो चलेगा, कितने समय तक चलेगा, यानी लाइफ टाइम, समय तक ग्लास टिकेगा। ठीक है, तो ड्यूरेबिलिटी मतलब कितना वो ड्यूरेबल है, कितने समय तक चलता है, कि उस पे कोई किसी भी किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, लाइफ टाइम जिसे भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको टेस्ट करने के लिए, ग्लास का ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करने के लिए दो मेथड अपनाया जाता है, एक आईएसआई और दूसरा आपका माना है एएसटीएम। एएसटीएम यानी आईएसआई का होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है, और इसका है अमेरिकन स्टैंडर्ड टेस्टिंग मेथड होता है। तो ये इसके द्वारा क्या है, ड्यूरेबिलिटी को टेस्ट किया जाता है। इस पे ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है, दोनों मेथड को अच्छे से समझा रखा है। आप जाके चेक कर सकते हैं केमिकल ड्यूरेबिलिटी कैसे ज्ञात किया जाता है। ये बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि आने के चांसेस इसके ज्यादा है। दो बार ये रिपीट हुआ है, पिछले पेपर में हमने जैसे किया, दो तीन बार लगभग रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। तो ये ड्यूरेबिलिटी से दोनों क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल इन ग्लास इंडस्ट्री, मतलब पहले बात क्या है, रॉ मटेरियल्स आपको पता होना चाहिए। रॉ मटेरियल्स, इस पे भी मैंने वीडियो अच्छे से बना रखा है। आपका क्या है, मेन मटेरियल। ठीक है, मेन मटेरियल। ठीक है, इसको हम मेजर मटेरियल भी बोलते हैं, मेजर मटेरियल। दूसरा आपका आता है अदर मटेरियल, अदर मटेरियल। ठीक है, तो इसके है माइनर। आप समझ लीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा वर्ड जो है जो इंग्लिश में लिखता हूँ लेकिन समझाता हूँ हिंदी में, तो आप लोग जो बोल रहा हूँ, यदि आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो जो बोल रहा हूँ उसको आप लिखते जाइए। मेन मटेरियल यानी कि मुख्य पदार्थ होता है, जो कांच बनाने के लिए मुख्य पदार्थ होते हैं। यानी मेजर मतलब क्या होता है, जो ज्यादा मात्रा में डाले। मुख्य कौन से होंगे, जो सबसे ज्यादा पड़ते होंगे। माइनर कौन से होंगे, जो कम मात्रा में डाला जाता होगा। ठीक है, माइनर मटेरियल्स क्या होंगे, जो कम मात्रा में डाला जाता है। मटेरियल्स मतलब कच्चे पदार्थ, रॉ मटेरियल मतलब कच्चे पदार्थ है जिसके द्वारा ग्लास बनता है। तो ये आपका SiO2 है, B2O3 है, P2O5 है। ठीक है,
जो मेजर मटेरियल सबसे ज्यादा मात्रा में इन तीनों के बिना ग्लास बनना थोड़ा डिफिकल्ट है। बन तो सकता है लेकिन ये मेजर मटेरियल है, इनका कोई भी ग्लास होता है तो इनके इनमें से तीनों में से कोई नहीं कोई मटेरियल मौजूद होता है। माइनर मटेरियल्स में क्या है आपका स्टेबलाइजिंग एजेंट है, इन्हें स्थायी कारक। ठीक है, थोड़े हम हिंदी में लिखने की कोशिश करते हैं, स्थायी कारक जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टेबलाइजिंग एजेंट। फिर इसको क्या बोलते हैं, गालक। नेक्स्ट है आपका गालक जिसे फ्लक्सिंग एजेंट बोलते हैं, फ्लक्सिंग एजेंट। तीसरा आपका आक्सी कारक है। ठीक है, चौथा आपका अवकारक है। तो ये सब मटेरियल है, इस पे भी मैंने अच्छे से वीडियो बना रखा है, वहां से जाके देख लीजिए स्थायी कारक क्या होता है, गालक क्या होता है। एक बार और रिपीट कर देंगे, इससे लास्ट में क्वेश्चंस भी इस पे आया है तो इसको और अच्छे से हम रिपीट कर देंगे, वहां पर अच्छे से समझा देंगे, तो वहां से जाकर आप देख लीजिए। अब इन जो रॉ मटेरियल्स हैं इनको रखने की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसे हम बोलते हैं बैच हाउस। क्या बोलते हैं, बैच हाउस। तो ये रूम टाइप से होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे इस तरीके से वहां पर क्या है मटेरियल को स्टोर किया जाता है। मान लीजिए इसमें सिल्का है, इसमें इसमें फेल्सपार है, इस तरीके से रूम बने होते हैं, वहां पर मटेरियल को रखा जाता है। प्लस ये बिन्स होता है, जब बैच मिक्सिंग होके यहाँ पर हॉपर या बिन्स होता है वहां पर जाके ले जाके रखा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है मटेरियल को स्टोर करने के ये प्रोसेस है जहाँ पर मटेरियल को रखा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है, इस पे हमने अच्छे से वीडियो बना रखा है इन दोनों विधियों पर, ऐसे मेथड ISI मेथड और STM मेथड पे आप जाके वीडियो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा है जो ऑब्जेक्टिव टाइप से आता है, आया था पिछली बार जो 2019 के पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए थे, उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है क्या, कौन से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए मॉडिफायर। मॉडिफायर मतलब क्या है, जो उसकी प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करते हैं, जो जो भी ग्लास की प्रॉपर्टी को, यानी किसकी प्रॉपर्टी को, सॉरी किसकी प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करते हैं, ग्लास की प्रॉपर्टीज को। मॉडिफायर क्या है, जो भी ग्लास की प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करते हैं, मतलब उसमें कुछ बढ़ोतरी करते हैं, कुछ इंक्रीमेंट करते हैं, कुछ बढ़ाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडिफायर। और मॉडिफायर के रूप में हमारा क्या यूज होता है, एल्मुना। ठीक है, ग्लास इंडस्ट्री में मॉडिफायर के रूप में क्या होता है, क्या यूज होता है, एल्मुना होता है, Al2O3। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज रिफाइनिंग एजेंट, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो रिफाइनिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, तो रिफाइनिंग एजेंट के रूप में हमारा साल्ट केक यूज किया जाता है। कौन सा यूज किया जाता है, साल्ट केक, जिसे सोडियम सल्फेट भी बोलते हैं। क्या, साल्ट केक, इसका फार्मूला भी पूछा है, साल्ट केक, जिसे हम सोडियम सल्फेट भी बोलते हैं, सोडियम सल्फेट। ठीक है, इसका फार्मूला होता है Na2SO4, ये उसका केमिकल फार्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, विच कलर इज प्रोड्यूस्ड बाय Fe2+ इन ग्लास, यानी Fe2+ के मौजूदगी के कारण ये डालने से उसमें कौन सा कलर में जो कौन सा कलर देता है Fe2+। ठीक है, तो जो Fe2+ जो है कलर आपका ब्लू देता है, कौन सा कलर देगा, ब्लू देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए डिकलराइजर। तो डिकलराइजर के रूप में कौन सा आपका यूज होता है। ठीक है, डिकलराइजिंग मतलब दो तरीके से मटेरियल यूज किया जाता है ग्लास इंडस्ट्री में, एक कलरिंग एजेंट होता है और दूसरा आपका डी कलरिंग एजेंट, डी एजेंट। इसे आप डी कलराइजर भी बोल सकते हैं, डी डी कलराइजर एजेंट भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये कांच में क्या करता है, रंग देता है। कलरिंग एजेंट क्या होता है, रंजक पदार्थ क्या होता है, कांच में रंग लाता है, कांच में क्या करता है, रंग लाता है। और जो ये डिकलराइजर होते हैं, डिकलरिंग एजेंट होते हैं, ये कांच में से रंग को निकालने के लिए, कांच में रंग को समाप्त करने के लिए यूज किया जाता है। किस लिए, समाप्त करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये पूछ रहा है कि कांच में रंग जो है आ गया किसी कारणवश, तो उसको समाप्त करना है तो कौन से मटेरियल का यूज करेंगे, तो मैंगनीज ऑक्साइड का यूज करेंगे, MnO2 का एज ए डिकलराइजिंग मटेरियल है, जो कि हम डिकलरिंग एजेंट के रूप में इसका हम यूज करते हैं, जो कलर को समाप्त करता है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ग्लास। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो ऑक्सीडाइजिंग के रूप में यूज किया जाता है। तो पहले आप ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल एजेंट समझ लीजिए क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकारक पदार्थ। ऑक्सीकारक पदार्थ। तो ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीजन का निष्कासन करते हैं, जो ऑक्सीजन क्या है छोड़ते हैं। इनको डालने पर से क्या है, मेल्ट होने पर क्या है, ये ऑक्सीजन को O2 को ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। जिससे क्या होता है, जो उसमें बैच होता है, ग्लास मेल्ट ग्लास होता है, उसमें जो फंसे कार्बन होते हैं उनको बाहर ये O2 जाके क्या है उस कार्बन से रिएक्शन करके CO2 गैस बना के बाहर निकाल देता है। इसलिए ऑक्सीकारक मटेरियल को मिलाया जाता है। तो निम्नलिखित में से ऑक्सीकारक मटेरियल कौन से होंगे? तो वो कौन सा है? सोडियम नाइट्रेट। सोडियम NaNO3 सोडियम नाइट्रेट निम्नलिखित में से ऑक्सीकारक पदार्थ है। अब है विस्कोसिटी ऑफ ग्लास एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि ग्लास जब मेल्ट हो रहा है, ग्लास टैंक फर्नेस में या पॉट फर्नेस में जब लिक्विड फॉर्म में तैर रहा है, मेल्ट हो गया है मेल्टिंग के समय, तो उसका विस्कोसिटी कितनी होती है? तो उसकी विस्कोसिटी होती है आपकी 10⁻² बॉयज होती है। ठीक है, अलग अलग विस्कोसिटी पे, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग विस्कोसिटी है, एक बार इस पे देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एसिडिक ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो एसिडिक ऑक्साइड है? तो इसमें से आप इन में से आपको बताना है कि कौन सा एसिडिक ऑक्साइड है। तो B2O3 का है एसिडिक ऑक्साइड मटेरियल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केमिकल फार्मूला ऑफ साल्ट केक। तो साल्ट केक का मैंने पहले केमिकल फार्मूला बता देते हैं कि इसके रिफाइनिंग एज ए शोधक पदार्थ के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो इसका जो फार्मूला होता है आपका Na2SO4 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है SiO2 इन लेबोरेटरी ग्लास इज वेट परसेंट, यानी कि SiO2 की मात्रा, SiO2 सिलिका यानी सिलिका की मात्रा किसमें? लेबोरेटरी ग्लास में कितना डाला जाता है परसेंटेज के बेस पे, कितने किलोग्राम, कितने परसेंटेज वेट परसेंट डाला जाता है, किसमें है? वेट परसेंट। तो यदि आपकी बहुत सारी किताबों में अलग अलग दिया हुआ है, जो हमने देखा है, तो उसमें क्या कहते हैं कि 70 to 80% डाला जाता है। ठीक है, 70 to 80% क्या डाला जाता है? SiO2 किस में डाला जाता है? लेबोरेटरी ग्लास में। किस में डाला जाता है? जो लैब में जो भी ग्लास यूज होते हैं, जैसे फनल है, बर्नर है, केमिकल बोतल है जिसमें केमिकल रखा जाता है, तो लेबोरेटरी ग्लास जो लैबों में जितने भी प्रकार के कांच यूज होते हैं, तो उसमें सिलिका की मात्रा कितनी होती है? 70 से 80% तक होती है। तो यहाँ पर 75 है, यहाँ 82.5 है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट, 75%। ठीक है, वेट परसेंट। केमिकल फार्मूला आप क्वार्ट्ज, इससे सिंपल और क्या पूछ सकता है? तो क्या क्वार्ट्ज का केमिकल फार्मूला क्या होता है आपका? SiO2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये आपका ऑप्शनल समाप्त है। अब देखते हैं, ये देखिए रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को फिर रिपीट कर दे रहा है। डिस्क्राइब द ISN मेथड टू डिटरमाइन द केमिकल ड्यूरेबिलिटी ऑफ ग्लास इन लेबोरेटरी ग्लास। ठीक है, लेबोरेटरी ग्लास की ड्यूरेबिलिटी आपको डिटरमाइन करना है। किसकी? लेबोरेटरी, लेबोरेटरी ग्लास की क्या डिटरमाइन करना है? ड्यूरेबिलिटी, टिकाऊपन, ड्यूरेबिलिटी, यानी इसको बोलते हैं हम टिकाऊपन, कितने समय तक वो टिकेगा, उसकी ड्यूरेबिलिटी आपको चेक करना है ISI मेथड, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा दो विधियां दी गई हैं, ISI मेथड और ASTM मेथड। तो इसको हमने अच्छे से डिस्क्राइब किया है, एक बार फिर से बोल रहे हैं, जाके आप वहाँ चेक करके इस वीडियो को और अच्छे से समझ सकते हैं, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। ठीक, अब आ जाता है ग्लास नेटवर्क फार्मर। तो ग्लास नेटवर्क फार्मर क्या है? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक बताया था, मेजर मटेरियल, मेजर मटेरियल या मेन मटेरियल जो सबसे ज्यादा मात्रा में डाला जाता है, जिसके बिना ग्लास बनना असंभव है, जैसे SiO2 है, B2O3 है और P2O5 है। ये जो है, ये क्या है? नेटवर्क फार्मर मटेरियल कहलाते हैं। इनके द्वारा ही ग्लास बनता है। तो सबसे ज्यादा जो होगा जो सिलिका होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में डाला जाता है, तो ये करता है नेटवर्क फॉर्म करता है। क्या बनाता है? नेटवर्क बनाता है, एक दूसरे को जोड़ के रखता है, अदर मटेरियल को, ये पूरी बॉडी को क्या करता है? वो पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है, एक नेटवर्क का फॉर्म करता है।
ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, नेटवर्क बनाता है जिससे पूरी बॉडी वो एक दूसरे से जुड़ी रहती है, पकड़ के रखती है। ठीक है। तो ये सिलिका है, सबसे ज्यादा मात्रा में डाला जाता है, आपको पता होना चाहिए। कांच का मेन जो मुख्य मटेरियल है वो आपका एसआई2 होता है, सिलिका होता है, जो कि क्या करता है, नेटवर्क का काम करता है। ठीक। नेक्स्ट है आपका फ्लक्सिंग ग्लास, यानी फ्लक्स। इस पे भी मैंने वीडियो बना रखा है। फ्लक्स मतलब होता है गालक। तो गालक वे पदार्थ होते हैं जो स्वयं कम टेम्परेचर पे पिघलते हैं तथा दूसरे अन्य पदार्थों को कम टेम्परेचर पे पिघलाने का काम करते हैं। इसके लिए हम मिलाते हैं फेल्सपार। क्या मिलाते हैं, फेल्सपार। ठीक है। तो क्या करता है कि गालक जो होता है वो कोई मटेरियल है गालक, जैसे फेल्सपार है, ये क्या करता है, स्वयं तो कम टेम्परेचर पे पिघल जाता है। पिघलने के बाद ये क्या है, लिक्विड और द्रव में लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ पे जो सॉलिड मटेरियल, अदर सॉलिड मटेरियल होते हैं, उस पर ये अटैक करता है, जिससे क्या है, इसके बॉन्ड को तोड़ देता है और कम टेम्परेचर पे पिघलाने का काम करता है। ठीक। तो अच्छे से और आपको समझ में आएगा, आप देख लीजिएगा वीडियो, इस पे भी नहीं। रिफाइनिंग ऑफ ग्लास यानी शोधक पदार्थ, यानी ग्लास का शोधन करने के लिए शोधन, शोधक पदार्थ। ठीक है। जिसे रिफाइनिंग ऑफ कहते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मटेरियल, रिफाइनिंग मटेरियल या शोधन मटेरियल। तो ये क्या करता है, ग्लास को शुद्ध करता है, उसमें जो मौजूद है कार्बनिक पदार्थ हैं या अदर इम्प्योरिटीज हैं उसको शुद्ध करता है। और इसको शुद्ध करने के लिए दो विधियां हैं। एक केमिकल मेथड है, ग्लास को शुद्ध करने के लिए दो विधियां हैं, केमिकल मेथड, और एक है आपका थर्मल मेथड। एक क्या है, केमिकल को डाल देते हैं, जैसे साल्ट केक का भी दिया था, Na2SO4, Na2SO4। ठीक है। तो ये, और ये है टेम्परेचर बढ़ाकर, तो क्या हो, टेम्परेचर बढ़ाने से या Na2O4 डालने से इससे क्या होता है, ग्लास का शोधन हो जाता है। दूसरा है आपका थर्मल स्ट्रेस। तो थर्मल स्ट्रेस है, यानी ग्लास जब बनता है तो बनने पर क्या होता है कि उसके बीच में एक लेयर बन जाती है जिससे स्ट्रेस होता है। जैसे सपोज दैट कोई, ये ऊपर की बॉडी है जो जल्दी ठंडी हो जाती है और अंदर की बॉडी ठंडी नहीं हो पाती, तो दो लेयर बन जाता है। उस लेयर को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं, तनाव उसमें डेवलप हो जाता है। उस तनाव को निकालने के लिए क्या करते हैं, हम एनेलिंग प्रोसेस अपनाते हैं। कौन से प्रोसेस अपनाते हैं, एनेलिंग प्रोसेस। एनेलिंग प्रोसेस में क्या होता है, पहले एक एक जोन होता है, उस जोन में क्या है, बर्नर लगे होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट एंट्री करता है, इसको एनेलिंग लहर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनेलिंग लहर, एनेलिंग लहर वो भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, बर्नर लगे तो पहले तो क्या है, टेम्परेचर को थोड़ा हीट किया जाता है, प्रोडक्ट को पहले थोड़ा गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, जिससे उसमें मौजूद जो स्ट्रेस है वो निकल जाते हैं बाहर। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे ठंडा किया जाता है और ये रूम टेम्परेचर पर पहुंच जाता है, तब बॉडी इसके एनेलिंग लहर से बाहर निकलती है और वो क्रैक्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है। तो ये प्रोसेस आपका थर्मल स्ट्रेसेस है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डू यू प्रोड्यूस स्काई ब्लू एंड पिंक कलर इन ग्लास। स्काई ब्लू के लिए क्या है, आप कौन सा डाल सकते हैं, जो ब्लू कलर है जनरली आपका कॉपर का साइड भी देता है ब्लू कलर, और आयरन भी ब्लू कलर देता है। ठीक है। जैसे अभी आपने पहले देखा था। पिंक कलर क्या है, कौन देता है, सेलेनियम, सेलेनियम। तो ग्लास को सारे रॉ मटेरियल्स ले लेंगे, उसमें यदि ब्लू या पिंक कलर लाना है या दोनों लाना है तो ब्लू पिंक, ब्लू लाना है तो उसके लिए आपको Fe2 प्लस ले लेंगे। और ये Cu जिसका कॉपर है, क्या है, इसका थोड़ा कॉपर है, कॉपर का भी ब्लू कलर देता है। ठीक है। तो पिंक कलर लाना है तो उसके लिए सेलेनियम मिला देते हैं। तो उसमें मिलाने के बाद उसको मेल्ट किया जाता है, मेल्ट करने के बाद उसका आकार दिया जाता है, तो इन सब कलर उसमें आ जाते हैं। एक बार कलर के बारे में और देख लीजिएगा आप, आज इसी की बुक में अच्छे से दिया हुआ है, बुक में आप पढ़ लीजिए और अच्छे से आप वहां से समझ सकते हैं। ठीक है। लेमिनेटेड सेप्टिक ग्लास क्या होता है, लेमिनेटेड यानी जब दो सीट ग्लास को, दो सीट ग्लास को जब एक करके इसके बीच में सेलुलोज लगा के इसको हाई प्रेस से प्रेस कर दिया जाता है, तब ये क्या बन जाती है, आपका ये दोनों सीट ग्लास बन के क्या बन जाता है, आपका सेफ्टी ग्लास बन जाता है। ठीक है। सेफ्टी ग्लास थोड़ा स्ट्रेंथ हाई होता है, उसकी स्ट्रेंथ हाई होता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या बनेगा, आपका सेफ्टी ग्लास, लेमिनेटेड सेफ्टी। इसको लेमिनेटेड क्यों कहा गया, क्योंकि इसको, इसके बीच में जो सेलुलोज लगाया गया, चिपकने वाला पदार्थ लगाया गया, जिससे क्या है, इसको लेमिनेट कर कहा जाता है, लेमिनेटेड ग्लास। ठीक है। इसको आप कह सकते हैं लेमिनेटेड ग्लास कह सकते हैं। मेल्टिंग फर्नेस। तो ग्लास इंडस्ट्री में जनरली दो तरीके से फर्नेस यूज की जाती हैं।
एक पॉट फर्नेस, दूसरा आपका टैंक फर्नेस और पॉट फर्नेस, दो तरीके से ये कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस होती है, लगातार नहीं चलती है, ये लगातार चलती है। इन सब के बीच में डिफरेंसेस मैंने बताया, कितनी बार बताया, आप अच्छे से जाके वीडियो को देखिए और आपको वहां से समझ में आ जाएगा कि टैंक फर्नेस क्या होता है और पॉट फर्नेस क्या होता है। ठीक है, एक बार हम यहाँ पर भी आपको थोड़ा इसके बारे में दे देते हैं। टैंक आपको बताना होगा तो कैसे बनाएंगे, पॉट फर्नेस और दूसरी साइड में आपका है टैंक फर्नेस। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये लगातार नहीं चलता है। ये क्या है, आप सुनते जाइए, मैं लिख नहीं पाऊंगा, लिखने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। ये जो पॉट फंडेस होता है, इसमें क्या है कि ये शुरुआती लागत इसकी कम होती है, लेकिन कुछ समय के बाद इसका ज्यादा होता है। टैंक फर्नेस क्या है, इसकी शुरुआती लागत ज्यादा होती है, लेकिन कुछ समय बाद ये कम पड़ता है। पॉट फर्नेस महंगा क्यों पड़ जाता है कुछ समय बाद, क्योंकि इसके पॉट लगभग 100 दिन में यानी 90 दिन में क्या है, पॉट खराब हो जाते हैं और पॉट को हमें बदलना पड़ता है। इसलिए क्या है कि पॉट फर्नेस थोड़ा बाद में कॉस्टली हो जाता है, थोड़ा महंगा पड़ जाता है। जबकि टैंक फर्नेस एक बार आप इन्वेस्ट कर देते हैं, एक बार लगा देते हैं, पैसा लगा देते हैं, तो बार बार उसको चेंज नहीं कर पाता है, कई सालों तक वो ऐसे चलता रहता है। दूसरा क्या है, पॉट फर्नेस क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस फर्नेस है, मतलब कि इसके क्या है, पॉट है, एक पॉट होता है, पॉट में क्या है, मटेरियल को भरा जाता है, उसको फिर पॉट को बंद कर दिया जाता है, फिर इसके हीट किया जाता है, मेल्ट किया जाता है। जब ये पिघल जाता है तब उसको फिर बर्नर को बंद कर देते हैं और उसमें प्रोडक्ट को निकालते हैं। यानी कि एक बार क्या किया, मटेरियल डाला, उसके बाद पका फायर किया और फिर बर्नर चालू किया, और उसके बाद जब मटेरियल को पिघले हुए पदार्थ को निकालना है तब इसको इस बर्नर को फिर बंद करना पड़ता है। इसलिए क्या कहते हैं, ये लगातार भट्टी चलने वाली नहीं, मतलब एक बार आप पकाओ, मेल्ट करो, उसके बाद निकालो, फिर बनाओ, फिर पकाओ, फिर निकालो, इस तरीके से क्या है। जबकि टैंक फर्नेस में कंटिन्यूअस फर्नेस है, एक तरह एक साइड से इस तरीके से एक तरफ से मटेरियल जाएगा, यहाँ मेल्ट होगा और यहाँ इस साइड में आपका प्रोडक्ट बनता जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या कंटिन्यूअस फर्नेस है। और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जाके आप वहां चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास बोतल विद द हेल्प ऑफ आईएस मशीन। तो आपको प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपको देखना होगा। प्रोसेस, ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप फ्लो चार्ट बना लीजिए, रॉ मटेरियल्स, प्रोसेस ऑफ ग्लास का लीजिए, कैसे ग्लास बनता है, रॉ मटेरियल्स, यानी इसको हिंदी में कहते हैं कच्चे पदार्थ, कच्चे पदार्थ ले लिया जाता है। फिर उसको क्या करते हैं हम, क्रशिंग करते हैं, क्रशिंग जरूरत पड़ती है तो उसकी हम क्या करते हैं, ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग बहुत कम किया जाता है, ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग ना के बराबर किया जाता है, फिर भी आप लिख लीजिए ग्राइंडिंग। उसके बाद है आपका सीविंग, सेविंग मतलब छानना, एंड मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मतलब चुंबकीयकरण किया जाता है, जो उसमें मौजूद लौह तत्व है उसको बाहर निकाला जाता है। उसके बाद आपका आता है मिक्सिंग, यानी मिक्सर होता है, बाइस टाइप से मिक्सर है, उसमें क्या है, मिक्सिंग कर लेते हैं अच्छे से, जो अलग अलग प्रकार के मटेरियल को मिलाए हुए हैं उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद क्या है, आपका मेल्टिंग है, मेल्टिंग, मेल्टिंग में दो तरीके से फर्नेस होगी, एक टैंक होगा, एक पॉट होगा, अभी जो बताया था टैंक और पॉट। ठीक है, मेल्टिंग करने के बाद जब मेल्ट हो जाएगा तो क्या करेंगे, शेपिंग, क्या हम करेंगे, शेपिंग करेंगे। शेपिंग कई तरीके से होता है आपका, मैनुअली होता है, एक तो मैनुअली होगा, ठीक है, फर्स्ट। दूसरा है सेमी ऑटोमेटिक, ठीक है। तीसरा आपका है ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, ठीक है। इसमें आपका आएगा स्पिनिंग, ठीक है, ब्लोविंग, ठीक है, इसमें ये भी आ जाता है स्पिनिंग और ब्लोविंग, ये आता है आपका इसमें आईएस मशीन का। तो अब यहाँ से जो मटेरियल मेल्ट हो गया उसका आकार देते हैं, तो ये कहाँ जाता है, आईएस मशीन से में जाता है, आईएस मशीन में जाता है। आईएस मशीन में क्या होता है कि जो बोतल बनती है, पहले उसके जो गर्दन होती है, ठीक है, मान लिया जाए ये कोई बोतल है, ये उसकी गर्दन है। तो पहले क्या है कि दो तरीके के मोल्ड यूज किए जाते हैं, एक है ब्लैंक मोल्ड,
दूसरा आपका फाइनल मोड। फाइनल मोड, तो ये जो गर्दन है, पहले उसके जो गर्दन होती है जहाँ पर ढक्कन लगता है वो आपका ब्लैंक मोड में पहले बनता है, नीचे बनता है, फिर ये बोतल रिवर्स हो जाती है, टर्न हो जाती है, फिर उसकी बॉडी बनती है। ये जो बॉडी, ये क्या होती है, नीचे ये बॉडी होती है, बॉडी फिर फाइनल मोड में जाके बनता है। यानी कि ये गोब होता है, ठीक है। पिघला हुआ कांच क्या है कि शेयरिंग ब्लेड के द्वारा कट कर वो किस में जाता है आपका, स्लीव के द्वारा, स्लीव के द्वारा आपका किस में जाएगा, आपके स्लीव के द्वारा जाएगा आपका आईएस मशीन के प्रोसेसिंग में जाएगा, जहाँ पर प्रेसिंग होता है, और वहां से एक प्रेसिंग होता है, ये गोब इसमें गिरेगा। गिरने पर क्या होगा, ये एयर प्लस प्रेसिंग मेथड के द्वारा क्या है, इसका एक बोतल बन के रेडी हो जाएगा। इसकी वीडियो यानी ग्लास बनने की वीडियो आप डालोगे यदि फिरोजाबाद में कई ग्लास कैसे बनता है तो यूट्यूब पर आ जाएगा, वहां से आप प्रोसेस देख सकते हैं कि बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि कितने कितने आसानी से बोतल एक बनता है आईएस मशीन के द्वारा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल डिकलराइजेशन ऑफ ग्लास, यानी फिजिकली रूप से कैसे डिकलराइजिंग कर सकते हैं, क्या दूसरा क्या केमिकल डाल के कर सकते हैं। तो पहला क्या केमिकल वेमिकल डाल करके आप डिकलराइजिंग, डिकलराइजिंग मतलब मैंने आपको पहले बताया कि यदि उसमें कलर आ गया और कलर आ गया है और हमें क्या बनाना है, ट्रांसपेरेंट बनाना है। डिकलराइजिंग करने मतलब कि उसमें जो रंग रंग आ गया है, जो ग्लास है उसमें यदि कलर आ गया है, उस कलर को रिमूव करना है, निकालना है, तो उसके लिए आप क्या मिलाते हैं, डिकलराइजिंग एजेंट मिलाते हैं। तो उसमें एक केमिकल है, केमिकल के द्वारा जैसे मैग्नीशियम NO2 मिलाया जाता है, केमिकल के द्वारा दूर किया जाता है। फिजिकली रूप में क्या है, उसको थोड़ा सावधानी पूर्वक, जो केयरफुली है कि जो एक्सपीरियंस होल्डर है वो आसानी से निकाल सकते हैं। थोड़ा इस पे आप और कहीं रिसर्च कर लीजिएगा, उतना डिटेल में मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑप्टिकल ग्लास, ऑप्टिकल ग्लास भी उसी तरीके से बनाया जाता है जैसे आपको ये ये आपका अदर बोतल बनाया, लेकिन इसमें थोड़ा केयरफुली रखा जाता है क्योंकि ये ऑप्टिकल है, आपको लेंसेस वाले बनाए जाते हैं, तो इसमें थोड़ा सावधानी बरती जाती है। इसको आप आईजीसी में देख लीजिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा ऑप्टिकल ग्लास के बारे में। ठीक है, जो आईजीसी की बुक है, आईजीसी की बुक है, उसमें आप अच्छे से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा कि कैसे इसका ऑप्टिकल ग्लास की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और कैसे बनाया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने तो कोशिश की है पूरी समझाने की। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपका नेक्स्ट एग्जाम अच्छे से बीते, क्योंकि जो भी हमने पढ़ाया है लगभग लगभग 50 to 60% रिपीट होगा क्वेश्चन। तो ठीक है, आप अच्छे से पेपर दें, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। ठीक, गुड बाय।